नमस्कार दोस्तों, नवोदय कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शैलेंद्र कुमार आपको क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक विषय अर्थशास्त्र के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। अर्थशास्त्र का ये जो है दूसरा चैप्टर है। इस चैप्टर की बात करते हैं तो ये है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। इस दूसरे चैप्टर की ये दूसरी वीडियो है। इसके पहले हम अभी आप तक को पढ़ाएं कि अधिकांश लोग कहाँ नियोजित होते हैं। इस हेडिंग से लास्ट किए थे और इसके अंतर्गत आप लोग पढ़े थे कि प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है, कि खेतों में कैसे जो है काम कम रहता है लेकिन लोग ज़्यादा लगे रहते हैं और ज़्यादा काम करते हैं। उसमें अच्छे समझाए थे प्रच्छन्न बेरोजगारी। अब ये है कि जब इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है, प्रच्छन्न बेरोजगारी है, तो उसके आधार पर क्या प्रच्छन्न बेरोजगारी फिर से बताते रहे हैं। वो होती है जहाँ पे जैसे कि 4 लोगों की ज़रूरत है लेकिन वहाँ पे 10 लोग 8 लोग काम कर रहे हैं या 6 लोग काम कर रहे हैं, तो 2 लोग एक्स्ट्रा हैं। अगर 2 लोग वहाँ से हट जाएंगे तब भी उनके उत्पादन में कोई असर नहीं पड़ेगा। तो यही क्या है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। अगर वो लोग कारखाना में काम करेंगे तो उनका ये होगा कि उनकी आय में वृद्धि हो जाएगी। आगे बात करते हैं कि अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे करें। सृजन कैसे हो, इस बात का बहुत विस्तार से हो कि जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार कैसे मिले। तो इसमें देखते हैं कि अल्प बेरोजगार जो है, अल्प बेरोजगारी की जो गंभीर समस्या है, इसको कैसे निपटा जाए। इसको निपटने के लिए क्या है कि हम देख सकते हैं कि जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है कि वहाँ पे कई रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं। देखते हैं कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे रोजगार आ सकते हैं। सारे बातों को विस्तार से बात करते हैं। जैसे लक्ष्मी नामक कोई किसान है, उसका उदाहरण ले लेते हैं। लक्ष्मी क्या है, 2 हेक्टेयर जमीन है और उसके क्या है, वो असिंचित जमीन है। और उस असिंचित जमीन से लक्ष्मी क्या है, जब वर्षा पे ही निर्भर रहती है। अब अगर लक्ष्मी गेहूँ उगाती है तो उसके लिए जो है पानी की जरूरत है। पानी के लिए वो एक कुआं बनवानी चाहती है। कुआं के लिए उसको क्या है कि उधार लेना पड़ेगा किसी साहूकार से या बैंक से लेके। अगर बैंक से वो पैसा उसको मिल जाता है सही समय पे तो बढ़िया से क्या हो, कम दाम पे उसको पैसा मिल जाएगा और अच्छे से वो कर लेगी। अन्यथा वो जो है ब्याज के दर में फंसती चली जाएगी और उसकी हालत खराब हो जाएगी। बात करते हैं कि अगर वो बैंक से ऋण ले लेती है, फिर इसके बाद वो गेहूँ उगाती है। गेहूँ उगाने के बाद क्या होगा, ये तो अब पक्का हो जाएगा कि उसे 50 दिन, 2 लोग उसमें अगर काम करते हैं तो 2 लोगों को 50 दिन के लिए वो रोजगार उसमें मिल जाएगा। 50 दिन के लिए उसमें बुआई करना, फिर उसको जो है और बहुत सारे चीज़ होते हैं, पानी लगाना, देख रेख करना, वो सारी चीज़, मतलब 50 दिन की उसकी जो है इसमें रोजगार मिल सकता है सिर्फ 2 लोगों को। आगे बात करते हैं कि कई खेतों की अगर देखें कि यहाँ जैसे कि इसको कुआं बनवाना पड़ता है। अगर ऐसे कई खेतों की ज़रूरत है तो सभी लोग सक्षम नहीं उनको बनवाने पे, तो क्या होगा, अगर यहीं पे अगर कोई बांध या ऐसे कोई बन जाता है तो इन लोगों को क्या हो जाएगा, अपने से पैसे वैसे उस तरह की व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ क्या होगा, बहुत सारे लोगों को एक बांध बनने से रोजगार मिल जाएगा। तो इस तरह क्या है, रोजगार पैदा किए जा सकते हैं। इससे क्या होगी, जो बेरोजगारी है वो थोड़ा सा कम होगी। आगे बात करते हैं, जो अगर सरकार ये जैसे कि लक्ष्मी गेहूँ उगाती हैं तो इसमें क्या होगा कि सरकार अगर गेहूँ उगने के बाद सरकार परिवहन और भंडारण पर अगर व्यय करती है तो इस व्यय से क्या होगा कि बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा, जो परिवहन और भंडारण में लोग शामिल होंगे। और इसके बाद बात करते हैं कि जो भंडारण में जो उपज का विक्रय कैसे करें, तो उपज के विक्रय के लिए क्या होगा, उसको व्यापार की और जो है उसमें व्यापार, परिवहन और अन्य चीज जो है अन्य लोगों को रोजगार मिल जाएगा। अगर यही सामान बिकता है, उसका गेहूँ बिकता है, तो क्या होगा, व्यापार में कई लोग शामिल होंगे, फिर परिवहन में कई लोग शामिल होंगे, सबको क्या है, रोजगार मिल जाएगा। इसके साथ साथ क्या शुरुआत कहाँ होती है, गेहूँ उसके यानी असिंचित भूमि को सिंचित करने से। आगे बात करते हैं कि अगर इस पानी के अलावा देखेंगे कि इसमें उसको लक्ष्मी को कई सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। पानी की व्यवस्था हो गई, जैसे खाद है, बीज है और कीटनाशक है, इस तरह तरह की चीज़ों की जरूरत होती है फसल उगाने के लिए। इसके बाद बात करेंगे कि अगर ऐसे जो निर्धन किसान हैं उनके क्या होता है, वो पूरे तरह से सक्षम नहीं होते हैं कि सारा खर्चा उठा लें। तो इसके लिए क्या होता है कि वो खेती करने के लिए उनको खेती करना है तो वो क्या करेंगे, किसी साहूकार से पैसा लेंगे जो कि बहुत ऊंची ब्याज दर लेते हैं। इसके जगह पे अगर उसे सही समय पे बैंक से पैसा मिल जाता है और उसके जो बैंक से अगर जो उसके साथ प्रदान की जाती है तो क्या होगा कि कम ब्याज दर पे उसको लोन मिल जाएगा और सही समय पर उसको वापस करना रहेगा, जिससे कि उसकी जो है जो इनकम होगी वो अच्छे से वो अपने जो है ज़रूरतों पूरा कर पाएगी, अन्यथा वो ब्याज के ही चक्कर में फंस जाएंगी। तो इसके बाद देखते हैं कि ये मुद्रा और साख के बारे में आप अध्याय 4 में इसी बुक में आगे पढ़ेंगे। अध्याय 4 में मुद्रा और साख क्या चीज़ होती है, साख बारे में विस्तार से। तो इस तरह देखेंगे कि अगर इस तरह ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल जाता है। मतलब कि शुरुआत कहाँ से करते हैं, उसकी खेती करने से। इसके बाद देखते हैं तो जो अर्ध ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे कैसे अवसर पैदा किए जा सकते हैं। अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में
उद्योग और सेवाओं की पहचान करना है, पहचान करें कि पहचान कहाँ पे ये ऐसे उद्योग लग सकते हैं जहाँ की संभावना है जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। इसके बाद बात करते हैं कि जैसे कि यहाँ पे क्या कौन कौन से वो हो सकते हैं। तो क्या होगा कि जैसे कि दाल है, दाल मिल खुल जाए तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। शीत भंडारण है, उसमें से जैसे कि आलू है, प्याज है, और कई लोगों को रोजगार मिल जाएगा। और इसके बाद बात करते हैं कि जैसे शहद संग्रहण केंद्र खुल जाएगा तो भी उसको कई लोगों को इससे रोजगार मिल जाएगा। प्रसंस्करण उद्योग खुल जाएगा तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल जाएगा। जैसे एक ही उद्योग ले लीजिए, दाल की, जैसे दाल मिल अगर खुल जाती है तो बहुत सारे लोग उसमें काम करेंगे, बहुत सारे लोग भंडारण का उसमें होगा, फिर उसके साथ वो बिक्री होगी। तो कहने का मतलब कई सारे लोगों को इसमें रोजगार मिल सकता है। इसी तरह शीत भंडारण में क्या होगा, जो वो जैसे आलू है, प्याज है, इस तरह की चीज़ें और चीज़ें जिनका भंडारण किया जा सकता है, अगर उनका भंडारण होगा तो जो किसानों के पास बहुत सारी चीज़ें क्या होगी, जो बेकार हो जाती है, रखे रहते हैं, कम दामों पे पहले ही बेच देते हैं बेकार होने के डर से। तो ये क्या होगा, भंडारण करके समय पे बेचेंगे तो इनकी आय में वृद्धि होगी और इनका विकास होगा और उस भंडारण से भी कई लोगों को रोजगार मिल जाएगा। इसी तरह शहद संग्रहण केंद्र खुल जाएगा तो उससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल जाएगा और आय में उनकी वृद्धि होगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सही हो पाएगी। और देखते हैं कि यहाँ पे क्या स्थिति होती है कि रोजगार और कहाँ से सृजन किए जा सकते हैं और कहाँ से मिल सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 5 वर्ष से लेकर 29 वर्ष के बीच की जो आयु वर्ग के भारत के जो है, यहाँ पे भारत की बात कर रहे हैं कि 5 से 29 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनमें लगभग 60%, 5 वर्ष से 29 वर्ष में जो भी बच्चे की संख्या है वो लगभग 60% है। और देखेंगे कि इन बच्चों में से लगभग 51% जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जाते हैं। कारण क्या है, वो लोग इधर उधर काम या किसी इधर उधर में लग जाते हैं। कहने वाला वो उसके उनको क्या है, पर्याप्त या तो शिक्षक सुविधा नहीं है या तो उतनी महंगी शिक्षा का वो क्या है कि पैसा दे नहीं पाते, इसलिए वो हो जाते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं। तो देखेंगे कि अगर यहाँ पे अगर स्कूल खुल जाए तो वहाँ पे क्या हो सकता है कि कैसे यहाँ रोजगार पैदा हो सकते हैं। अगर कोई स्कूल खुलेगा तो उसके लिए क्या, स्कूल या भवन, अन्य शिक्षक या कर्मचारियों, शिक्षक के अलावा अन्य कर्मचारियों की जरूरत होगी। उसकी पूर्ति करने के लिए अगर इसमें अच्छे से स्कूल और हर जगह सारी शिक्षक सुविधा की जाए तो देखेंगे कि क्या होगा कि लगभग 20 लाख लोगों को इससे रोजगार मिल सकता है। किससे, एक तो यहाँ पे लोग शिक्षित होंगे, दूसरी बात वहाँ पे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल जाएगा। जो बीच में स्कूल छोड़ दे रहे हैं या लगभग 51% स्कूल नहीं जाते हैं, उन लोगों की सेवा रहेगी, उनकी जो है संख्या में वृद्धि होगी और स्कूल जाने लगेंगे। बात करेंगे जैसे कि और जैसे स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की अगर व्यवस्था करना है, ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे बहुत सारी कमियां रहती हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत नहीं मिल पाती हैं। तो यहाँ पे देखेंगे नर्स हैं, डॉक्टर हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, अगर वहाँ पे अस्पताल खोल देते हैं और ऐसी सुविधा मुहैया कराई जाती है तो बहुत सारे लोगों को, नर्स या डॉक्टर को अन्य रूप में जो है उनको क्या है कि रोजगार मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि कितने सारे लोगों को रोजगार मिल सकता है कि अगर ऐसे अवसर पैदा किए जाएं। और देखेंगे पर्यटन के क्षेत्र में अगर जो है सुधार किया जाए तो पर्यटन क्षेत्र से ही लगभग 35 लाख से जो है अधिक लोगों को रोजगार मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कि लगभग 625 जो है जिलों में एक जो है और जो है सरकार द्वारा क्या कराई है, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 चालू की गई थी। उसमें क्या है 100 दिन का रोजगार जो है ये किया गए थे, 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी गई थी। तो इसमें यही है कि अगर काम सरकार नहीं दे पाती है तो क्या होगा कि लोगों को सरकार जो है 100 दिन की पूरी जो है मजदूरी देगी। तो इसमें क्या है 625 जिलों में काम का अधिकार की ये शुरुआत हो जाती है राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत। तो इससे बहुत सारे लोगों को जो बेरोजगार थे उनको रोजगार मिल गया और थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, क्योंकि बेरोजगारी में बहुत सारे उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, बहुत सारे लोगों के भोजन की जो है दिक्कत होने लगती है, इस तरह की समस्याएं आ जाती हैं। यहाँ पे देखते हैं कि आपको बता दिए कि कितने तरह से भोजन यानी कि कितने तरह से रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि संगठित और असंगठित रूप में क्षेत्रकों का विभाजन, कैसे संगठित और असंगठित रूप में क्षेत्रकों का विभाजन होता है। यहाँ पे हम 2 उदाहरण से इसको बड़े अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इसको एक कांता नामक जो है कांता की स्टोरी है और जो है कि एक कमल की स्टोरी है। यहाँ पे दोनों की कहानी कैसे के माध्यम से समझते हैं कि जो ये कांता है ये सरकारी जो है नौकरी करती हैं और जब ये नौकरी करने गई थी तो इससे पहले इनको जो नियुक्त पत्र मिला था उसमें जो है बहुत सारी चीज़ें रहती हैं कि नियम व शर्तें दी गई रहती हैं और इनकी जो वेतन है वो क्या होता है कि महीने के लास्ट में आ जाती है हर महीने। ऐसा नहीं कि वेतन ना दे जाए, 1-2 महीना छोड़ दे। दूसरे साथ क्या होता है इनको वेतन छुट्टी मिलती है, अवकाश मिलता है, हर संडे इनको जाना भी नहीं पड़ता, रविवार ये छुट्टी रहती है। तो इस तरह की बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, चिकित्सक सुविधाएं मिलती हैं, भविष्य निधि की सुविधा मिलती है। तो इस तरह देखेंगे कि सरकारी नौकरी है इनको बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं।
दूसरी बात, इनके टाइम में भी जो है सही है। टाइम इनका क्या है कि 9:30 से लेकर 5:30 तक इनको इनको जो है ड्यूटी में जाना पड़ता है, यानी काम में जाना पड़ता है। तो इस तरह देखेंगे कि संगठित क्षेत्र में कितना सिस्टमेटिक सारी चीज़ें हो रही हैं। सबको वेतन मिल रहा है समय पे, सबको समय पे जाना है, सबको समय पे आना है। अगर इस तरह क्या होता है कि इसमें कोई एक्स्ट्रा काम लिया जाता है तो इनको एक्स्ट्रा पेमेंट दिया जाता है, और इनके नियम शर्त रहते हैं, इनको नौकरी से निकाला नहीं जा सकता। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे कमल क्या है, कमल जो है कांता के पड़ोसी हैं। कमल क्या करते हैं कि वो जो है किराना की दुकान में एक काम करते हैं, जिनको कि 7:30 बजे सुबह जाते हैं और 8 बजे आते हैं। वहीं पे कांता क्या करती हैं, सुबह 9:30 बजे जाती हैं और 5:30 बजे शाम को आ जाती हैं। तो इस तरह देखेंगे टाइम की जो है इनको ज़्यादा जो है क्या है कि ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। लेकिन देखेंगे कि कांता की तुलना में इनकी जो है जो मजदूरी है या वेतन है बहुत कम है। ये एक दैनिक मजदूर के रूप में काम करते हैं, श्रमिक के रूप में। और ये जो है यहाँ पे क्या है, इनका महीना वेतन मिलता है। तो इनका जो है अगर ये छुट्टी में चले जाते हैं तो इनको जो है कोई वेतन नहीं मिलेगा। कहने का मतलब इनको कोई मजदूरी के अतिरिक्त कोई सुविधा नहीं, ना चिकित्सक सुविधा, ना कोई भविष्य निधि, और इसके साथ साथ इनको कोई भत्ता वत्ता नहीं मिलता। और इनको वेतन छुट्टी नहीं, जितने दिन काम करेंगे उतने दिन का इनको वेतन मिलेगा, अदरवाइज इनको जो है वेतन काट के इनको जो है पैसा मिलेगा। मालिक की एक चीज़ और होती है यहाँ पे, कभी कभी क्या होता है मौसम खराब होते हैं या ऐसा सीजन होता है जहाँ पे ज़्यादा दुकान नहीं चलती है। कपड़े की दुकान में ये काम करते हैं, ये सॉरी किराने की दुकान में। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो जो है जब दुकान ज़्यादा नहीं चलती तो उस टाइम क्या करते हैं, इस चाहे किराने की दुकान हो चाहे कपड़े की दुकान हो, इस तरह बहुत सारे जो है मजदूर क्या होते हैं जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। जब भी वो जो है दुकान नहीं चलेगी तो क्या होते हैं कि कुछ समय के लिए उनको हटा देते हैं, निकाल देते हैं। और जो कुछ रखते भी हैं तो मालिक की दया पे रहते हैं, कृपा पे रहते हैं। अगर जो है मालिक जिसको चाहेगा जब चाहे निकाल सकता है, जब चाहे रख सकता है, वो मालिक के ऊपर निर्भर होता है, दुकान के मालिक के ऊपर। तो यहाँ पे आप क्या देखें कि सरकारी जो है जो संगठित क्षेत्र है असंगठित क्षेत्र में कितना अंतर है, कितनी सारी बात इनको जो कमल है इनको कितनी सारी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं, कोई विशेष सुविधा नहीं मिल पाती। वहीं पे जो है कांता को सारी चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से वेतन भी मिलता है, टाइम पे जाते हैं, टाइम पे आती हैं, और ज़्यादा घंटा काम नहीं करना पड़ता। ये पहले इनसे 7:30 बजे जाते हैं और इनसे कांता से पहले जाते हैं और कांता के बाद आते हैं। अब बात करते हैं कि असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों का संरक्षण कैसे। यहाँ पे देख लिए कैसे इनका जो है संरक्षण की बात कर रहे हैं। तो यहाँ इनकी हालत कितनी खराब होती है, ज़्यादा काम करते हैं, पैसा कम मिलता है, कोई छुट्टी नहीं, कोई जो है एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और असंगठित क्षेत्रों का कैसे इनका संरक्षण हो, तो इसमें असंगठित क्षेत्रों में देखा गया था कि 1990 में देखा गया था कि संगठित क्षेत्रों में जो श्रमिक हैं वो क्या है, श्रमिक अपना रोजगार खोते जा रहे हैं। कब, 1990 की बात कर रहे हैं, देखा गया था 1990 में। अब देखते हैं कि असंगठित क्षेत्रों में कैसे कैसे क्या क्या दिक्कतें होती हैं, उस चीज़ की बात करते हैं। तो यहाँ पे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की बात कर लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्रों में क्या दिक्कत होती है, शहरी क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्रों में क्या काम दिक्कत होती है। तो पहले ग्रामीण क्षेत्र में क्या है कि जो भूमिहीन श्रमिक होते हैं और जो छोटे किसान होते हैं, ये फसल बटाईदार होते हैं, और ये जो है कारीगर होते हैं, कृषि उपकरण, जो बीज कृषि उपकरण और इस तरह सारी जो है इनको देखेंगे कि भूमिहीन मजदूर, श्रमिक, छोटे किसान, जो सीमांत किसान है, फसल बटाई कारीगर, इन सब को क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को समय समय पे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि कृषि उपकरण की और साग की भंडारण की आज सुविधा की जरूरत पड़ती है। तो इन लोगों में क्या होता है कि ये सब असंगठित क्षेत्र होते हैं। कुछ समय के लिए इनमें क्या होता है कि देखेंगे कुछ समय के लिए काम मिलता है, इसके बाद काम नहीं मिल पाता है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। जो भूमिहीन श्रमिक है, अगर जब बारिश हुई या जब मौसम हुआ, फसल बुआई कटाई हुई, जब मौसम आया तो उनको जो है काम मिला, नहीं तो फिर वो बेरोजगार रह जाते हैं। तो इस तरह बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। इस तरह शहरी क्षेत्र में बात करेंगे, जो लघु उद्योग के श्रमिक होते हैं उनको भी क्या होता है कि जो उनको निर्माण, व्यापार और परिवहन में बहुत सारे लोग जो है श्रमिक लगे रहते हैं। इन श्रमिकों का भी कोई निश्चित नहीं होता है, जब चाहे तब उनको निकाल दिया जाता है, जब चाहे रख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का क्या होता है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। इनमें आते हैं जैसे सड़क पर विक्रेता जो है जो सामान बेचते हैं, सिर पर बोझा ढोलते हैं। तो इस तरह देखेंगे असंगठित क्षेत्रों में बेरोजगारी होने से कैसे कैसे लोग अपना रोजगार कर लेते हैं। जो कुछ लोग कारखाने में काम करते हैं जिनको रोजगार नहीं मिलता, वो सड़कों पर भी अब सामान बेचते हैं। कुछ लोग सिर पर बोझा ढोल के बाद कुछ लोग निर्माण करते हैं। कुछ लोग बेरोजगार रहते हैं, कुछ नहीं मिलता, बहुत सारे लोग की जीविका कबाड़ बीन के चलती है कि इतना गरीब होते हैं कि उनको कबाड़ बीनना पड़ता है। तो देखेंगे कि दोनों जगह, शहरी और ग्रामीण दोनों जगह पे श्रमिकों की संरक्षण की ज़रूरत है। ऊपर भी बहुत सारे श्रमिक होते हैं जिनको कि रोजगार नहीं मिल पाता, तो वहाँ भी संरक्षण की ज़रूरत है। लघु उद्योग और निर्माण में भी देखेंगे, व्यापार में, परिवहन में भी जो श्रमिक रहते हैं उनको भी
संरक्षण की जरूरत है, रोजगार की सही रूप से उनको मिले, सही रूप से उनका संरक्षण हो सके। आगे आते हैं कि बात करेंगे कि इन सब सारे क्षेत्रों में जो सबसे ज़्यादा काम करने वाले लोग होते हैं वो किस समूह से आते हैं। उसमें बात करते हैं तो बहुसंख्यक श्रमिक जो आते हैं कि असंगठित क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, बहुसंख्यक जो मात्रा में है श्रमिक, वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या पिछड़ी जातियों से ही हैं, जिनको कि बहुत कम मजदूरी मिलती है और बहुत कम मजदूरी में वो काम करते हैं, उनको बहुत, और वो इसके साथ साथ क्या होता है, उनके साथ ये काम तो बहुत कम मजदूरी में इनके साथ लिया ही जाता है, दूसरे साथ क्या होता है कि इनके साथ सामाजिक भेदभाव भी किया जाता है। और देखते हैं कि इस तरह के जो है जो प्रभावित लोग हैं उनको क्या चाहिए कि आर्थिक और सामाजिक जो है विकास के लिए जो है संरक्षण की जरूरत है, जिससे उनका विकास हो सके, वरना ये लोग क्या होते हैं कि बहुत सारी चीज़ों से दिक्कतें होती हैं जो पिछड़ जाते हैं। बात क्या है यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि असंगठित श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो, तो ये बात कर रहे हैं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे ग्रामीण शहरी देखें, और ये जो है देखें कि किसी एक ग्रुप के लोग, बहुत सारे लोग जो श्रमिक रूप में असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, उनको जो है संरक्षण की जरूरत है। आगे बात करते हैं हम स्वामित्व आधारित क्षेत्र की बात। स्वामित्व आधारित मतलब कि किसका अधिकार है किसका नहीं अधिकार है, उस आधार पर देखेंगे तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र की बात करें तो उसमें सरकार का नियंत्रण रहता है, और निजी क्षेत्रों में निजी कंपनी का है या किसी व्यक्ति का जो है नियंत्रण रहता है। जो सार्वजनिक क्षेत्र की बात करें कि जैसे कि रेलवे और डाकघर आते थे कि वो जो है सार्वजनिक क्षेत्र में आते थे, लेकिन आज की अगर वर्तमान की स्थिति की बात करें कि रेलवे का जो है सार्वजनिक क्षेत्र पूरी तरह से कहा जाए तो नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि इस समय जो वर्तमान की स्थिति है, बहुत सारे रेलवे और बहुत सारे ट्रेनें और बहुत सारे जो है प्लेटफॉर्म, बहुत सारे जो है चीज़ें जो है रेलवे की प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, और जो उनको प्राइवेट कर दिया गया है, और वो चीज़ें क्या है किसी निजी व्यक्ति या निजी कंपनियों के हाथ में चला जाएगा स्वामित्व, जिससे ये क्या है सार्वजनिक क्षेत्र से चीज़ें कम होती चली जा रही हैं। रेलवे जो है बहुत बड़ा देखेंगे कि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल जाता है। आगे बात करते हैं कि निजी क्षेत्र की बात करेंगे कि जैसे एकल व्यक्ति या कंपनी है, एकल व्यक्ति या किसी कंपनी के हाथ में इसका रहता है। यहाँ दो चीज़ बहुत जानना जरूरी होती है। जैसे कि पहली ये बात है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं उनका क्या लक्ष्य होता है, उनका लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधा मिल सके, इस चीज़ का जो है उनको प्रयास किया जाता है। उनका ध्येय पैसा कमाना नहीं रहता, उनका ध्येय रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, यानी जो लागत है वो तो निकल आए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधाएँ मिल सकें। ये सार्वजनिक क्षेत्र के जो है चीज़ें होती हैं उनका जो है टारगेट रहता है। वहीं पर देखेंगे अगर जो है निजी क्षेत्र के ग्रुप में देखेंगे कि इनका जो ध्येय होता है, लक्ष्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना, प्रॉफिट कमाना। इनका निजी क्षेत्र मतलब संगठित क्षेत्र के लोग जो निजी क्षेत्र के लोग होते हैं, अगर इनका उदाहरण लेंगे जैसे रिलायंस कंपनी है, टाटा का है, ये सब क्या है, इन लोगों का टारगेट रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, यही कंपनी नहीं मतलब जितनी भी प्राइवेट कंपनी है सारे लोगों का टारगेट यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रॉफिट कमाएं और ज़्यादा से ज़्यादा उनका जो है लाभ कमाएं। उनका पब्लिक सेवा से मतलब नहीं है कि सबकी सेवा हो, उनका मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना। आगे बात करेंगे कि समाज में सभी को जरूरत के जो है, समाज में सभी लोगों की जो ज़रूरत होती है वो क्या है, निजी क्षेत्रों की उचित कीमत। जैसे कि बात करेंगे उचित कीमत, जैसे कि अगर कोई चीज़ है जो सरकार जो है सभी को ज़रूरत है, उसकी चीज़ अगर निजी क्षेत्र पूरा कर रहे हैं, निजी क्षेत्र के, तो निजी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं वो क्या करती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने की कोशिश करती हैं। जैसे कि सड़क, पुल, रेलवे, इस तरह की अगर कोई बनाती हैं तो बहुत ज़्यादा पैसा लेंगी। तो इसलिए क्या है कि वो चीज़ें सरकार से अगर भारी व्यय करती है तो उससे क्या होगा कि सुविधाएं सुनिश्चित करती है, जिससे बहुत सारे लोगों को हर चीज़ सही से सुविधा उपलब्ध हो पाती है। आगे बात करते हैं कुछ गतिविधियों के बारे में बात करते हैं कि जैसे कुछ गतिविधियां होती हैं उनमें क्या होता है कि जिन्हें कि सरकारी समर्थन की ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर कंपनियां हैं, कंपनियों को जो है उत्पाद बहुत महंगा ना हो जाए, जो उनको वस्तुएँ बने निर्माण में, तो वहाँ पर ये होगा कि उनको बिजली जो है सस्ते दामों पे उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे कि वो उनके जो वस्तुएं बनेंगी वो ज़्यादा महंगी ना हो पाएँ। और इसी तरह देखेंगे कि किसान की जब गेहूं पैदा करते हैं तो उसके गेहूं या चावल पैदा करते हैं तो उनको क्या हो, सरकार जो है उचित दाम पे उनको खरीदती है, इसके बाद जो है कम दाम पर राशन की दुकानों के द्वारा वो वितरण करवाती है, जिससे कि बहुत सारे लोगों को राशन मिल पाए। क्योंकि भारत की जो स्थिति है, बहुत सारे लोग विश्व में जो है इसमें देखेंगे कि भारत की जो स्थिति है, बहुत सारे लोग जो क्या है यहाँ पे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, यानी भोजन सबको पूरी मात्रा में नहीं मिल पाता। इस तरह की सुविधाएं सरकार की करती है, जिससे कि कम दाम पे सबको भोजन मिल सके। और इसके बाद बात करते हैं कि यहाँ भारत में जो निरक्षरों की संख्या है, यहाँ बात करते हैं कि
यहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर भी बहुत खराब है। यहाँ भारत में सबसे ज़्यादा निरक्षर हैं, तो विश्व में सबसे ज़्यादा जो निरक्षर है उनकी दूर कैसे वो किया जा सकता है। यहाँ पे शिक्षा के सरकार को व्यय करने की ज़रूरत है। और स्वास्थ्य जो बहुत सारे लोगों का खराब है, स्वास्थ्य की बात करेंगे तो स्वास्थ्य की सुविधाएं पे सरकार को व्यय करने की ज़रूरत है। आगे बात करेंगे कि सरकार जैसे कि यहाँ पे कुछ गतिविधियों की बात बता रहे थे, बता दिए। अब इसके बाद उपभोक्ता की जो है सहायता पहुँचाती है कैसे, दोनों को, इधर तो कंपनी किसानों और उपभोक्ता दोनों को सहायता पहुँचाती है और सभी के लिए स्वास्थ्य और सरकारी व्यय जो है करती है, जिससे सभी को लाभ हो पाता है। और इसमें देखेंगे कि सरकार लगभग आधे, यहाँ देखेंगे कि भारत में लगभग आधे से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो क्या है, कुपोषण के शिकार हैं। और उसमें देखेंगे कि उनमें से 1/4 बच्चे ऐसे हैं जो कि गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। और भारत की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो शिशु मृत्यु दर है इसमें 2 राज्यों का उदाहरण लिया गया है। 2 राज्यों की बात करें, उड़ीसा की लिया गया और एमपी की लिया गया। उड़ीसा में मृत्यु दर जो है, शिशु मृत्यु दर जो है कि 44 है। और पहले बात करेंगे एमपी में कितना है, 47 है। मतलब कि ये जो शिशु मृत्यु दर है ये विश्व के निर्धनतम जो गरीब देश हैं उनसे भी अधिक है। कहने का मतलब यहाँ पे जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं यहाँ पे बहुत खराब स्थिति है। और यहाँ पे भोजन, आवास और ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की यहाँ भारत में ज़रूरत है। और बजट बढ़ा के सरकार को क्या करना चाहिए कि बजट बढ़ाकर ऐसे जो निर्धन हैं और जो निर्धन लोग हैं जो कि भोजन के, आवास की सुविधा नहीं पा पाते हैं, पानी की सुविधाएं, जो मूलभूत ज़रूरतें हैं उनको मिलने की कुछ यानी बजट बढ़ा के उनका जो है प्रयास किया जाए कि उनकी पूर्ति हो सके। दूसरी बात यह है कि जो उपेक्षित भाग हैं और वो उपेक्षित भाग की क्या है, देखभाल की जा सके। तो इससे क्या होगा कि हमारे देश का विकास होगा। तो बहुत सारे जो लोग हैं जो पिछड़े हैं वो थोड़ा सा देश को अब में अपने जो है योगदान पूरी तरह से दे पाएंगे, क्योंकि उनकी मूलभूत ज़रूरतें ही नहीं पूरी हो पाएंगी। बहुत सारे लोग कुपोषण के शिकार होंगे, बहुत सारे लोग निरक्षर रह जाएंगे, तो देश इससे हमारा पिछड़ता चला जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ समझ गए होंगे। हम शुरुआत कहाँ से किए थे कि प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्र क्या होते हैं, फिर उनमें जैसे कौन कौन से लोग काम करते हैं, किस तरह के लोग होते हैं, रोजगार उनको कैसे मिलता है, रोजगार मिलने के बाद उनकी स्थिति क्या होती है, संगठित असंगठित, तो इसके बाद कैसे जो है उनका शोषण किया जाता है, कैसे लोग पीड़ित होते हैं, किस समाज के लोग, बहुत सारे लोग जो है इसमें असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पे, जैसे कुपोषण की बात कर लें, राशन की बात कर लें, इस तरह की विभिन्न तरह की बात कर लें। उम्मीद करते हैं ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का कष्ट करिए। थैंक यू।